तो आज हम एक ऐसे नमूने की बात करेंगे ना जिसके घर में पैखाना नहीं है, तो वो है तो यूट्यूब पे आके हकता। छपरी बाइक नई घोषित करनी चाहिए यामाहा R15 को। कभी खुद भी तो इस 155 सीसी की बाइक को 155 सीसी समझ लो ना, क्यों ZX10R से कंपेयर कर रहे हो। तो इनकी खुद की ZX10R भी तो क्रैश हुई थी, टूट गई थी पूरी। ये सब दोगलापन है। वालों थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार, कोई सेंस है इस बात की? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम एक ऐसे नमूने की बात करेंगे ना जिसके घर में पैखाना नहीं है, तो वो है तो यूट्यूब पे आके हकता। हाँ, यही जिसको आप देख रहे हैं, सूरज वर्मा नाम है इसका। छपरी बाइकर्स का सरदार, या यूँ कह लो छपरी बाइकर्सों का बाप, जो भी आप कहना चाहो तुम कह सकते हो। बिकॉज इसको जवाब देना ज़रूरी है। ये रोस्टिंग के नाम पर क्या कर रहा है, हेट फैला रहा है बिना मतलब का। एक तो खुद बजाज का फ़ैन है और दूसरा KTM R15 इन बाइक्स को बुरा बोलता। तो देखते रहो वीडियो को, पूरा एंड तक देखो, सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा लास्ट में तुमको भी। तो 2008 के बाद लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया व्हाई ओनली बॉयज हैव ऑल द फन, बिकॉज़ उनकी चाहिए थी बाइक यामाहा R15 V1 लॉन्च हो चुकी थी। और तो भाई पहले क्या बोल रहे हैं इन्हों कि R15 लड़कियों के लिए है। सबसे पहली बात तो ये आपने एक मिसोजिनिस्ट वाली बात कह दी आपने कि आपको लड़कियां पसंद नहीं है। मिसोजिनिस्ट उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? अब ये बात तो सूरज वर्मा को पता होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तो उन्होंने छपरी है, छपरियों को मालूम ही क्या होता है आखिर। तो खैर, मिसोजिनिस्ट मतलब वो बंदा जो बिना मतलब का फीमेल को यानी औरत को हेट करता। तो खैर इस बात को साइड में रखेंगे। कह रहा है कि ये गाड़ी लड़कियों के लिए है। कोई बंदा मतलब लड़का कोई अगर स्कूटी चला रहा, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई स्कूटी लड़कों के लिए है। ऐसा थोड़ी है भाई, कुछ भी बोल देते हो क्या जो मन में आया वो। हो गए उनको लुक देख के ऐसा फील हुआ कि मतलब यामाहा ने वो इतनी महंगी बाइक इतने सस्ते में ही लॉन्च कर दी है। उनके लिए यामाहा R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी यामाहा R1। अब भाई का कहना है कि भाई जब R15 लॉन्च हुई थी तो वो जो लोग R1 अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए R1 लॉन्च हो चुकी थी। वो लोग R1 समझ के चलाते इस बाइक को। भाई अब हर कोई तुम्हारे जैसा गैम्बलिंग तो प्रमोट नहीं करेगा ना। हर कोई गैम्बलिंग करके पैसे नहीं कमा सकता कि R1 खरीदे वो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और लेजेंडरी गेम लेके आया हूं जिसका नाम है पाइपर, जिसमें हजारों लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसमें लास्ट में हजारों प्लेयर्स ने $50 लाख तक जीते। हाँ, तो एक मिडिल क्लास या फिर कोई नॉर्मल बंदा मेरे जैसा, वो अब इसी बाइक को खरीदेगा ना जिसका बजट 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास है। हाँ भाई, R1 थोड़ी खरीदेगा वो। और वैसे भी अगर सुपर बाइक खरीदनी ही है तो फिर माइलेज, पेट्रोल का खर्चा, सर्विस का खर्चा कौन तुम दोगे आके? हाँ भाई, दोगे? नहीं दोगे ना। तो फिर कहते हो कि भाई R15 नहीं R1 लॉन्च हो गई थी। कुछ तो सेंस की बात करो। अब सेंस तो तुम्हें पता होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तो तुम छपरी हो। वैसे भी ये तो बजाज का फ़ैन है। जितने भी बाइकर है अभी यूट्यूब पे जो बाइकिंग के वीडियो, बाइक्स के वीडियो देखते हैं, उनको तो पता होगा कि सूरज वर्मा एक बजाज का फ़ैन है। ठीक है, अब एक बात बता दो भाई, बजाज वाले ने कि अभी तक कोई 1000 सीसी की बाइक निकाला क्या? हाँ, और मैं पहले बता दूं कि बजाज को कोई हेट नहीं है भाई। कोई भी बाइक बुरी नहीं होती, सब बाइक अच्छी होती है। प्रॉब्लम सब में होती है यार, हम इंसानों में भी प्रॉब्लम होती है। इंसान भी तो बीमार पड़ता ना। इसका मतलब थोड़ी हुआ कोई इंसान को अगर बुखार चढ़ा तो इंसान ख़राब है। हाँ, ऐसा थोड़ी है, उसको जीने का हक नहीं है क्या? ठीक है, बजाज में कोई 1000 सीसी की बाइक दिखा दो। अभी आए वो 400 सीसी के सेगमेंट में NS 400Z, वो भी 200 सीसी के बॉडी में 400 सीसी का इंजन डाल दिए। हाँ, NS 400 अगर कोई लेके जा रहा तो उसको बंदे पूछते कि भाई ये NS 200 कौन सी है, नई लॉन्च हो गई क्या? तो खैर एक मिनट, आप बैठे कहाँ हो? फुट पैक पर। हाँ भाई, सीट होती है बैठने के लिए, सीट। ये फुट पैक में पैर रखा जाता है, पैर। फिर बाद में बोलोगे कि भाई फुट पैक पे बैठा था मैं, टूट गई, गाड़ी ख़राब है। ऐसा कैसे चलेगा यार? कुछ तो सेंस रखो। अब ये भाई साहब का कहना है कि जो लोग R15 खरीदते वो लोग इसको R15 नहीं R1 समझ लेते हैं। जैसे कि 155 सीसी की है ना, ये तो 155 नहीं, सीधा 1000 सीसी की समझ लेते हैं। एक मिनट, ये देखो तुम, ये बंदा खुद अपनी ZX10R को R15 से कंपेयर करता।
अब ये कौन कंपेयर कर रहा? ये तो खुद सूरज वर्मा कंपेयर कर रहा और फिर हमको बोल रहा कि भाई R15 वाले है तो R15 को R1 समझ लेते हैं। क्या यार, कैसे दोगलापन है रे? हाँ, कभी खुद भी तो इस 155 सीसी की बाइक को 155 सीसी समझ लो ना। क्यों ZX10R से कंपेयर कर रहे हो? हाँ, 1000 सीसी की बाइक वो कहाँ, 200 का हॉर्स पावर कहाँ, इसकी 18 bhp की पावर है इसमें। कुछ तो शर्म कर ले भाई, कुछ शर्म होंगी बची हुई तेरे पास? नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट नहीं है ना, नहीं है कंटेंट यार, ठीक है। अभी अभी मैंने 57,000 रुपीज विन किए, फिर से मैंने 84,000 रुपीज विन किए। वाह, ये वेबसाइट बहुत ही क्रेजी है गाइस। तो आप भी चाहते हो मेरे फ्रेंड से गिफ्ट जीतना, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। अभी अभी मैंने 500 रुपीज डिपॉजिट किए थे और मैंने विन किए हैं 2500 रुपीज थैंक्स टू 500% बोनस। लिटरली मैं भाई का कहना है कि भाई कंटेंट नहीं है। कंटेंट कहाँ से आएगा? आप दिन भर गैम्बलिंग करते रहोगे, गैम्बलिंग को प्रमोट करते रहोगे, तो गैम्बलिंग करने से फुर्सत मिलेंगी तो जाके कंटेंट बनाओगे ना। कंटेंट बनाने के लिए दिमाग लगता, उसके दिमाग में सोचना पड़ता थोड़ा सा कि भाई क्या करूँगा मैं, कहाँ जाऊँगा, क्या बोलना है, जो भी है बनाना पड़ता, उसको सोचना पड़ता दिमाग में। अब तुमको अगर गैम्बलिंग से फुर्सत मिलेंगी तो कंटेंट बनेगा ना। हाँ भाई, अब कंटेंट के नाम पे तो करते तो कुछ नहीं हो तुम। जब देखो ना इधर उधर रेसिंग, टॉप एंड परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस, टॉप एंड, कुछ नया भी दिखा यार। सिर्फ रेसिंग के दम पे चल रहे हो तुम। लुक की बात है, लुक बहुत अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा इधर जरा, ये इनका फाइबर है, देख रहे हो, देख लो अच्छे से। यहाँ से अगर मैं किसी को उड़ा देता हूँ तो भाई साहब वो आदमी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये समझ लो कि बाइकों की मारुति सुजुकी डिजायर है, ठीक है। अब देखो भाई, इन भाई साहब का कहना है कि भाई R15 से किसी को ठोक दिया तो ये फेयरिंग टूट जाएगी। भाई ये सबको मालूम है कि भाई एक स्पोर्ट्स बाइक में प्लास्टिक की फेयरिंग आती। कोई ऐसी बाइक दिखा दो मेरे को जिसके अंदर लोहे की फेयरिंग है, नहीं बता दो ना। और ये गाड़ी 2.5 लाख की है, 2.42 लाख की मिली मेरे को, 2.5 लाख समझ के चलते। अब बताओ भाई 2.5 लाख में तुम्हें कोई क्या कार्बन फाइबर दे देगा? हाँ नहीं, कंपनी बेवकूफ़ है ना जो 30 लाख की गाड़ी में कार्बन फाइबर देती है, वही सेम 2.5 लाख में कार्बन फाइबर दे देगी तुम्हें। और मैं बताऊं, अगर मेरे पास 9 साल का राइडिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी को गाड़ी से ठोका नहीं है। अब अगर सूरज वर्मा अगर किसी को ठोकने के लिए गाड़ी चलाता है तो भाई इसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं, अभी भी देखो मैं रूल्स फॉलो करके चला रहा हूँ। वो है हाई स्पीड लेन और ये इधर मैं स्लो स्पीड में चल रहा है। इधर वैसे तो इधर सिर्फ 2 ही लेन है, तो हाई स्पीड स्लो स्पीड का कुछ पंगा नहीं है यहाँ पे। खैर वो सब छोड़ो, अभी हम इन महाशय के पास आते हैं। अब इनके पास हगने के लिए पैखाना तो है नहीं घर पे, हाँ, तो यूट्यूब पे आकर चालू हो जाते कभी भी। इनके कंटेंट के, इनके व्यूअर्स तो है ही इनका खाने के लिए, खाते रहते बस। ये देख रहे हो ये क्या है, प्लास्टिक। अगर एक बार ये गिरे, मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया, ठीक है, वैसे मतलब एक बार गिरे तो ये कुछ नहीं बचना है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्लास्टिक है ना, ये नरम है, टूट सकता। तो भाई ये हर कोई एग्री करता है। जैसे कि मैंने पहले बोला, अभी कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है या फिर सुपर बाइक है जो रेयरिंग वाली, जिसके अंदर है तो लोहे की फेयरिंग है? बता दो मुझे। नहीं बता दो ना, कमेंट करो, बताओ मेरे को। क्या ZX10R में है? ZX10R को मैं इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी जनाब के पास ZX10R है और BMW S1000RR भी है जनाब के पास। अब गैम्बलिंग कर करके पैसा बहुत हो गया भाई के पास, तो ख़रीद लिया सुपर बाइक। तो बताओ मेरे को कि कौन सी बाइक में लोहे की फेयरिंग आती कि ठोके सामने वाले इंसान को, तो गाड़ी को कुछ नहीं होना, सामने वाला इंसान उड़ के चल जाना। अब अगर हम बात करें सूरज वर्मा की, तो इनकी खुद की ZX10R भी तो क्रैश हुई थी, टूट गई थी पूरी। ये देखो सामने। हाँ, इसके बारे में तो बताओगे नहीं तुम, क्यों? क्योंकि वो खुद की गाड़ी है ना। अब एक कहावत है, मैं बोला होता लेकिन बहुत डिस्गस्टिंग हो जाएगा वो, तो मेरे को भी बोलने को गंदा लग रहा। क्या है ना, खुद के अगर कचरे हो गए या फिर खुद के बारे में कुछ गलत सलत हो गया तो वो बताने को अच्छा नहीं लगता। दूसरे के बारे में जब कुछ गलत होता ना, अपन इंसान बता देते कि भाई ये इंसान ऐसा ऐसा है, वैसा है। खुद के बारे में तो हम सिर्फ तारीफ़ कर सकते ना, खुद की बुराई कौन एक्सेप्ट कर सकता? नहीं कर सकता भाई। 3 साल के अंदर देखो बेचारे के दोनों इंडिकेटर लटके हुए हैं, ये हालत देख रहे हो, ये लूज हो चुके हैं और ये ऐसे ही रहेंगे अब सदा बाहर एकदम, दोनों साइड के। तो भाई साहब का कहना है कि इंडिकेटर्स हैलोजन है, लटक जाते। तो उसका सोल्यूशन निकाला था यामाहा वाले ने, LED इंडिकेटर्स दिए थे। ये देखो मेरे गाड़ी में लगे हुए LED इंडिकेटर्स। हाँ, वो बात अलग है कि LED इंडिकेटर सिर्फ ये टॉप वाले मॉडल को देता है यामाहा वाला, तो अभी हम क्या कर सकते भाई। लेकिन उसका सोल्यूशन है ना। लेकिन अगर तुम ऐसा रफ़ गाड़ी चलाओगे, गाड़ी को किधर भी बम्प्स पे स्पीड में लेके जाओगे, तो भाई ढिल्ला तो हर पार्ट होगा फिर। हाँ, तो भाई ये एकदम बेसलेस बात है। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि भाई R15 बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, अभी देना चाहिए उसे LED इंडिकेटर्स।
मिड मॉडल और लो मॉडल में भी, सिर्फ हाई एंड मॉडल में नहीं रखना चाहिए उसको। लेकिन वो अपन क्या कर सकते भाई, लेकिन फिर भी तो R15 की सेल हो रही ना। एक्टिंग तो अर्जुन कपूर से भी ज़्यादा अच्छी कर लेते हो यार। एक काम करो ना, बॉलीवुड में चले जाओ, यहाँ पर क्यों बैठे हो, जाओ बॉलीवुड में। सूरज वर्मा द एक्टर, छपरियों वाला एक्टर, ठीक है, यही टैग लगेंगे तुम्हारे नाम पर। तो भाई ऐसा रूल्स फॉलो करना पड़ता। पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसको लेफ्ट में जाना था, मैंने राइट का इंडिकेटर देखे, मैं राइट वाली लेन में आ गया। रूल्स फॉलो करो यार, बेवकूफ़ की औलाद हो। तो शोरूम में कंपनी में इसको खड़ा कर दो और कम से कम 2-2 महीने खड़ा कर दो। ये एक्सपीरियंस है भाई साहब मेरा। एक बार थोड़ा सा ये क्रैश हो गया था और ये क्रैश होने के बाद जब कंपनी में गई तो भाई साहब 2 से 2.5 महीने उन्होंने लगा दिए इसको रिपेयर करने में। एक 155 हाँ भाई, अब इतने सारे एक्सीडेंट्स होंगे R15 पे, तो भाई इतना टाइम तो लगेगा ही ना कंपनी को पार्ट प्रोड्यूस करने में। वो थोड़ी ना स्टॉक बना कर रखेंगे कि भाई हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कोई ठोक के आएगा, फिर तो हम पार्ट लगा कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब तुम्हारा ही देख के यूट्यूब पे जो एमेच्योर राइडर्स रहते हैं, बिना हेलमेट, बिना किसी सेफ्टी के साथ भगाते रहते किधर भी, फिर भीड़ जाते और फिर ठोक डालते। फिर कभी यामाहा के सर्विस सेंटर पे जाकर देखो, पूरी R15 लगी हुई रहती। मैं खुद जाके देखा उधर, इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए हुए रहते ना, सबकी सर्विसिंग, सबके पार्ट्स बनाने में फिर टाइम लग जाता। ज़रा अपनी बजाज के बारे में भी बता दो। हाँ, अपनी RS200 बजाज वाला कितना टाइम लेता, बता दो ज़रा। हाँ, मैं मानता भाई R15 में यामाहा वाला टाइम लेता, तो फिर एक्सीडेंट्स के रेट्स भी तो उतने हैं। कौन से भी यामाहा के सर्विस सेंटर पे जाकर देखो आप लोग, वहाँ पर तुमको R15 ज़्यादा दिखेंगी एक्सीडेंट्स हुई। मैं तो सोचता इतनी बुरी एक्सीडेंट हो गई, इंसान ज़िंदा है क्या, मर गया इंसान। तो भाई इस बंदे को फॉलो मत करो, मेरी तो यही सलाह रहेंगी। इसकी रेसिंग्स देख देख के साले ये कुछ भी रेसिंग करना चालू करते थे, बिना सेफ्टी, बिना किसी वही सेफ्टी के, बिना किसी गियर के, और फिर ठोक डालते। रूल्स तो फॉलो करना है नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम तो हो इंडियन। हाँ, इंडिया का नाम जो रोशन करना है तुम्हें, बिना रूल्स फॉलो करे। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते। थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी बिल्कुल नहीं ले रही, लाइट आ रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। देखो इस लाइन को नोट कर लो भाई, ये जो सूरज वर्मा की बाइक है ना, ये देखो एक बार स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्यों? वो बात कब बोलोगे फिर? हाँ, खुद के बारे में नहीं बोलना है। क्यों? खुद की बुराई कौन करेगा? मैं खुद की बुराई करूँगा क्या? नहीं करूँगा ना, कुछ तो भी एक्सक्यूज़ ढूंढूंगा मैं। सबसे पहली बात तो मैं कुछ ऐसा काम ही नहीं करूँगा कि खुद की बुराई करने की नौबत आ जाए मेरे को। ज़रा अपनी बजाज जब चालू नहीं हो रही थी RS200, उसके बारे में बताओ ना। हाँ सूरज भाई, बताओ, जल्दी बताओ, कब चालू हुई थी, क्या हुआ था, ढकल के चालू करे, क्या इंजन का काम करे, बताओ। वो नहीं बताओगे तुम, क्योंकि तुम तो हो बजाज के फ़ैन। हाँ, वाइब्रेटर के फ़ैन। अगेन ये बजाज की तरफ हेट नहीं है, कोई बजाज को बुरा मत बोलो भाई, बजाज इंडियन कंपनी है। ये देखो पल्सर जा रही, अच्छी बात है भाई, पल्सर जा रही है। इसका ABS मोटर खराब हुआ, सबसे पहली चीज़ इसका ABS मोटर खराब हो गया विदिन 3 ईयर्स। देखो अब जनाब का कहना है कि 3 साल में R15 का ABS मोटर ख़राब हो गया। एक तो सबसे पहली बात, तुम लोग ही ऐसे अनयूजुअल इल्लीगल मॉडिफिकेशन करते हो। मॉडिफिकेशन को अगर साइड में रखे तो 3 साल फिर भी तो बहुत ज़्यादा चल गया ना, 3 साल की अगर बात करें तो। और अगर ABS मोटर की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हें ये जो दिख रहा ना, इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं इसको। इसके अंदर रहता ब्रेक फ्लूइड, इसको ना टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता, हर 2 साल में एक बार। अगर तुम ये चेंज नहीं करोगे, ये इसके मैनुअल में लिखा हुआ है, R15 के मैनुअल में लिखा हुआ है, अगर तुम इसे चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारा ABS मोटर ख़राब होगा ही होगा। हाँ, अब पार्ट्स महंगे ऑब्वियसली, भाई बजाज नहीं है ना जो सस्ते पार्ट्स बनाएंगी, अब उसमें हम क्या कर सकते, यामाहा वाले की गलती है। अब पार्ट्स महंगे क्यों है, ये बात सबको मालूम है, क्यों महंगे लगते, टैक्स जाता उसके ऊपर। अब टैक्स कौन लेता? नहीं, वो मैं लेता ना टैक्स। हाँ, ऐसा बोल रहे हो तुम, जैसे R15 वाले टैक्स लेते जैसे। साले क्या आदमी है यार ये सूरज वर्मा, क्यों पैदा हुआ था ये? अगर एक छोटी सी 155 सीसी की बाइक 2,32,000 रुपए देने के बाद हमें 2 से 3 साल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिले कि इसका ABS मोटर खराब हुआ जा रहा है, उसका सिस्टम खराब हुआ जा रहा है, तो काहे की 2,32,000 और काहे की 155 सीसी की बाइक, काहे की VVA टेक्नोलॉजी, कहाँ डाल के रखे हम ये VVA टेक्नोलॉजी? अच्छा भाई ऐसा है, ठीक है। आज भी भाई 2018 की जो R15 V3 लॉन्च हुई थी ओरिजिनल, जिसमें ABS नहीं था, पहली वाली R15 V3 BS4 नॉन ABS, जिसके अंदर ना 19.3 bhp का पावर था, वो R15 जाती थी 160 km/h। हाँ भाई, अब मीटर एरर मालूम है, मीटर एरर है इसके अंदर 8 से 10 किलोमीटर का। अगर गाड़ी 160 पे चल रही ना तो उसको 160 मत पकड़ो, 150 या फिर 152 पकड़ो, ठीक है। अब अगर मीटर एरर की बात आ ही गई है तो सूरज वर्मा और सूरज वर्मा के चमचों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये देखो, तुम्हारी NS 400Z का मीटर एरर है क्या नहीं, 10 या 12 किलोमीटर का मीटर एरर है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, देख रहे हो। अब ये बात तो तुम हाईलाइट करोगे नहीं, क्यों?
क्योंकि तुम तो हो बजाज के फ़ैन, है ना। और वैसे भी NS400 का कंपनी क्या क्लेम करती है, टॉप स्पीड 154 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 170 क्रॉस कैसे कर रही है बताओ। क्यों सूरज वर्मा को अब ये नज़र में आया नहीं क्या कि कंपनी ने 154 एक क्लेम की है, लेकिन एक्चुअल में तो ये ज़्यादा ही जा रही है। इसका मीटर एरर तो बहुत ज़्यादा होगा ना फिर। लेकिन तुम तो ये बात बताओगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम हो बजाज के फ़ैन, है ना। अगर इतनी प्रॉब्लम आती है, एक एक R15 वाले को पकड़ूंगा मैं। मेरे कॉलोनी में भी बहुत सारे R15 वाले हैं, उनको पकड़ के पूछूंगा मैं, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है तेरे पास। मेरे खुद के दोस्त के पास एक R15 V3 है भाई, बिना ABS वाली BS4, उसमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, अब अगर तुम 1 साल बाद 2 साल बाद कोई पार्ट्स का चेंज करने का बोलोगे तो भाई वो कॉमन सेंस की बात है, चेंज करना पड़ता है। हाँ, 2 साल के बाद, या 2 साल नहीं, कितने तो भी किलोमीटर बाद एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता, थ्रॉटल बॉडी चेंज करनी पड़ती, फ्यूल इंजेक्टर सब क्लीन वगैरह सब करना पड़ता। अब तुम इधर खर्चा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। हाँ, फिर तुम टॉप एंड मारते रहोगे दिन में 10 बार, फिर गाड़ी में कुछ मेजर इशू आएगा और फिर तुम बोलोगे कि भाई गाड़ी ख़राब है। वाह, क्या ही सेंस है भाई। सूरज वर्मा जब पैदा हो रहा था ना तो उसका दिमाग पैदा होना रुक गया था। जब इतना खर्चा हमें करना ही है तो थोड़ा और खर्चा करके हम अच्छी गाड़ी ले लें। थोड़ी ज्यादा पावरफुल गाड़ी लेंगे तो एकदम रौले से चलेंगे, रौला टाइट हो जाएगा, रोड पे निकलेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कोई गाड़ी सटाक से निकल गई है। इतने पैसे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ जाएंगी। और तो हमारे बजाज ने उससे सस्ते में ही लॉन्च कर दी है NS400। हालांकि लुक के मैटर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, तो भाई का कहना है कि भाई अगर तुम 2.5 लाख दे रहे हो, 2.4 लाख, अब 2,42,000 की मिली है मेरे को ये, तो हम 2.5 लाख की पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो 2.5 लाख में तुम 155 सीसी की एक कमज़ोर बाइक क्यों ले रहे हो? उससे कम कीमत में NS400 मिल रही है ना बजाज की, जो कि 400 सीसी है, मोस्ट अफोर्डेबल 400 सीसी बाइक। भाई ये बात मैं भी मानता हूँ, बजाज ने कमाल कर दिखाया है कम प्राइस में 400 सीसी निकाल के। लेकिन भाई ज़रा एक सेंस बना लो तुम, 400 सीसी में माइलेज कितना आएगा? एक तो कंपनी माइलेज उसका इतना क्लेम करती है, हाँ, और उसका सर्विस कॉस्ट, फर्स्ट सर्विस जो फ्री सर्विस होती R15 में 800 से लेके 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगी फर्स्ट सर्विस। NS400Z का फर्स्ट सर्विस मालूम तुमको 1100 से 1500 तक जाएगा। जस्ट इमेजिन करो जब 3rd या 4th सर्विस जाएंगी, 3rd या 4th सर्विस का टाइम आएगा जब थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज वगैरह सब करना पड़ेगा, क्लीन वगैरह सब करना पड़ेगा, तब कितना खर्चा आएगा। हाँ, तो पेट्रोल का खर्चा मिला के और सर्विस कॉस्ट मिला के क्या वो इक्वल अप नहीं होगा? फिर तो R15 से भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ना। मैं एक बार इसका माइलेज दिखा दूँ तुमको। अभी करंट माइलेज देखो, करंट माइलेज छोड़ो, ज़्यादा स्पीड में नहीं है अपन। देख रहे हो ना ट्रिप वन, ये 41.8 किलोमीटर की तो आज चला है मैंने। ये 689.5 किलोमीटर जो देख रहे हो ना, ये मैंने एक बार रीसेट किया था, तब से लेके अभी तक ये माइलेज का मीटर तब भी रीसेट किया था साथ में। अभी 600 किलोमीटर का एवरेज निकल के आया है 44.3 किलोमीटर पर लीटर। अब इस बीच मैंने तो इसको 120, 130 पे भी चलाया है फुल कंटिन्यू। 80 किलोमीटर गया था मैं पिलियन के साथ, तो पिलियन के साथ मैंने 120, 130 मारा था। हाँ, अब R15 पिलियन के साथ ज़्यादा हाई स्पीड टॉप एंड पकड़ती नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये भाई छोटी बाइक है। हाँ, तो उसका माइलेज है वो, ठीक है। अब 120, 130, अब मैंने सिंगल में भी उसको 145 लेकर गया था एक बार, उसका शॉर्ट पड़ेगा यूट्यूब पे, देख सकते हो तुम। और फिर सिटी मतलब कॉलोनी। अब जो लोग सिल्क मिल्स कॉलोनी में रहते हैं उनको तो मालूम ही है सिल्क मिल्स कॉलोनी के रोड्स कैसे हैं। हाँ, पहला दूसरा गियर में चलाना पड़ता। रोड बनाओ या ना बनाओ, कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों में। तो इतना सब ओवरऑल मिला के मेरे को 44.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला। अब क्या NS400Z इतना माइलेज देगी? नहीं देगी भाई। ये बात तुम्हें क्या बोलते सूरज वर्मा नहीं बताएंगा। क्यों बताएंगा? क्योंकि उसे तो हेट फैलाना है ना। ये देखो गाइस, ये ऐसी प्लास्टिक है कि अगर हमें इस बाइक को कहीं खड़ी करनी है तो जनरली इसको अगर पीछे ऐसे खींचना हो तो खींचने में हम इसको पकड़ेंगे हाथ में, क्या पकड़ेंगे? एक तो पकड़ने के लिए इन्होंने दिया नहीं है हाँ भाई, हार्ड प्लास्टिक है वो। पीछे का पिलियन ग्रैब रेल नहीं है वो जो पकड़ना पड़ता उसको, या फिर गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती। पकड़ने के लिए है ही नहीं वो, एरोडायनामिक के लिए है वो। अगर तुम पकड़ के उससे आगे पीछे कर रहे तो फिर तुम बेवकूफ़ हो भाई। हाँ, वो तो टूट ही सकता अगर तुम ज़्यादा वेट डालोगे तो, क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक है, टूट सकता वो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्पोर्ट्स बाइक में वो एरोडायनामिक के लिए रहता वो, ताकि गाड़ी ज़्यादा भाग सके।
जब बात पीछे बैठने की हो, ऐसे पिलियन को बैठाते हो, है ना, तो ये जो पट्टा इन्होंने दिया है बहुत लाजवाब है। ये कहते थे कि इस पट्टे की वजह से आदमी आगे सरकेगा नहीं, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन जो नीचे से छिल जाता है उसका कौन बताएगा भैया? तो भाई का कहना है कि इनका नीचे का हिस्सा है तो छिल चुका है। तो भाई कपड़े पहनकर बैठो ना, मेरा तो नहीं छिला अभी तक कभी, या फिर मेरा है फिर हमारा जो भी R15 के पिलियन सीट पे बैठा, किसी का छिला नहीं है ऐसा अभी तक। तुम मलम लगाए जा रहे हो, हाँ, कपड़े पहनकर बैठो यार, दंगा होके क्यों बैठ रहे हो? तो भाई एक बार उस पट्टे के बारे में अगर बात कर ही लिए हो तुमने, तो एक बार ये पेट्रोल टैंक की बात कर लो। ये देख रहे हो ना, ये होपफुली दिख रहा है ये हिस्सा। हाँ भाई, जब अगर तुम कोई कुछ पीछे पीठ में बैग लेकर जा रहे हो, या फिर कोई पिलियन बैठा है तुम्हारे साथ, और अगर सामने कुछ ऐसा बम्प आता एकदम से, या फिर तुम ब्रेक मारते हो, तो भाई पूरा बुरा हाल हो जाता वहाँ पर। हाँ, लड़के समझ सकते भाई किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो नहीं था, तो खैर अब ये बात सूरज वर्मा को कहाँ से समझ आएगी, क्योंकि उनका तो छिल चुका है ना, उनके पास कुछ है ही नहीं वहाँ पे, प्लेन है पूरा। जैसे ये रोड कितना प्लेन है ना, वैसा हो चुका उनका, यूँ ऐसा कर्व एकदम। तो फिर अब क्या ही हो सकता है, जिस बंदे के पास है ही नहीं वो समझ कैसे सकता है ऐसा दर्द। और ये ऐसा टैंक तो हर स्पोर्ट्स बाइक में आता, हर सुपर बाइक में आता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ऐसा टक इन करके चलाने के लिए रहता हो, यूँ ऐसा टक इन करके चलाऊँ मैं। और उससे पहली बात तो ये है, जो रेसिंग के स्पोर्ट्स बाइक रहते हैं ऐसी टाइप के, ये सिर्फ है तो राइडर खुद चलाए, राइडर अकेला चलाए उसके लिए बने हुए रहते हैं। पिलियन को पीछे बिठा के चलाने के लिए नहीं रहता ये। ज़्यादातर तुमने देखे होंगे पीछे के सीट में काउल बना लेते लोग, क्योंकि पीछे का बंदा ना पीछे के बंदे को ना बिठाने के लिए। समझ रहे हो ज़रा? हाँ, तो क्यों बैठ रहे हो भाई स्पोर्ट्स बाइक में? वो सीट है ही नहीं पिलियन के लिए, सिर्फ ऐसी नॉर्मल शॉर्ट राइड के लिए दिए हुए हैं वो यामाहा वाले ने। महंगी गाड़ी ले रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू वालों थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार, काहे? कोई सेंस है इस बात की? तो लो भाई का कहना है कि थोड़े पैसे लगाकर सुपर बाइक ले लो। अब ये गाड़ी है 2.5 लाख की, ठीक है। अब 2.5 लाख के हिसाब से थोड़े पैसे मतलब कितने? 2.5 लाख का थोड़ा कितना होगा? 50,000 मान के चलूँ मैं। अब 2.5 लाख में अगर मैं 50 मिलाऊँ तो 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 3 लाख में कौन सी ऐसी सुपर बाइक आती है, ज़रा भाई बता दो, कमेंट करके बताओ जल्दी से कोई तो भी। हाँ, अगर मिल गई ना 3 लाख में कोई सुपर बाइक, मजाक नहीं कर रहा मैं, झूठ नहीं बोल रहा, यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा मैं और ये जो बाइक है बेच डालूंगा मैं इसको, ठीक है। 3 लाख के अंदर सुपर बाइक दिला दो मुझे। उसमें भी कंडीशन होनी चाहिए, इंजन का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई, 25-30 साल पुरानी है, वैसा नहीं चलेगा। अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। देखो भाई, खुद ही बोलता है कि भाई कि बाइक छपरी नहीं होती, बाइक को चलाने वाले उस बाइक को चलाने वाले छपरी होते हैं और उस बाइक की इमेज को ख़राब कर देते, है कि नहीं? और फिर तो अभी खुद ही बोल रहे कि भाई KTM छपरी बना दिए थे, अब है तो R15 को छपरी बना रहे। हाँ, तो KTM की क्या गलती है भाई इसमें? बंदों की गलती है ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे करे, ये वो टिकटॉकर, वो क्या नाम था उसका, एलियन की शक्ल का, उसकी गलती है ना, उसने ही तो छपरी बनाया KTM को, ऐसे ऐसे पेंट जॉब करवा के उस पर डीकैल्स डाल के। क्या ज़रूरत थी भाई? कुछ यामाहा फैन बॉयज होंगे जो थोड़ा सा डाइवर्ट हुए होंगे। क्या कहा तुमने? डाइवर्ट? भाई डाइवर्ट का मतलब पता है तुम्हें? डाइवर्ट मतलब एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चले जाना, उसको कहते हैं डाइवर्ट। भाई हम R15 वाले डाइवर्ट क्यों होंगे यार? उसे ऑफेंड होना कहते हैं भाई, ऑफेंड। हाँ, जो बुरा मान जाते ना, दिल पे लग जाता जिनके, वो कहते हैं ऑफेंड। तो थोड़ा पढ़ लिख लो भाई, यूँ 7वीं फेल होके यूट्यूब चैनल चालू कर दोगे और छपरी लोगों को अपने सब्सक्राइबर बना लोगे। पैसा छापना बहुत ईजी है, और यूट्यूब से कम पैसे आ रहे तो गैम्बलिंग प्रमोट करना चालू कर दो, उसमें फिर पैसा ही पैसा होगा। हाँ, पैसा ही पैसा होगा। गंदा बोला होता मैं आगे का। थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हो तो एप्रिलिया आ गई आपके पास ऑप्शन में। निंजा भी मैं नहीं कहूँगा कि डुअल सिलेंडर में आप निंजा लो या R3 लो, भाई हक दिया है R3 में, आपने देखा ना जितने लोग R3 की तारीफ करते थे। देखो भाई, अब भाई का कहना है कि थोड़े और पैसे मिलाकर एप्रिलिया ले लो, एप्रिलिया RS 457, ठीक है भाई, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट। ट्विन सिलेंडर इंजन है उसमें, ऑलमोस्ट 50 क्या हॉर्स पावर है उसमें। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, एप्रिलिया आती है 4,65,70,000 के आसपास, 5 लाख के करीब आती है गाड़ी वो, इससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस है उसका। अब किसी का अगर बजट होगा 2-2.5 लाख का, उसको एक अच्छी लुकिंग गाड़ी चाहिए होगी, तो वो क्या और डबल पैसे डाल के एप्रिलिया लेंगा? हाँ, इस बात का सेंस है? बताओ मेरे को, अगर सेंस है तो कमेंट करके बताओ। मैं व्यूअर्स तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई सेंस है इसका? मतलब बंदा डबल पैसे डाले और फिर एप्रिलिया ले, और उसके अंदर सर्विसिंग का भी खर्चा डाले, और फिर है तो पेट्रोल का भी खर्चा डाले। कुछ शर्म करो भाई। हाँ,
खाली सूरज वर्मा नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, शर्म भी होना चाहिए इंसान को। मैं मानता हूँ R3 जो है वो ओवर प्राइस बाइक है, अब क्या कर सकते हो उसमें, अब जाने दो ना, मत खरीदो तुम R3, एप्रिलिया खरीदो। अब तुम R15 वाले बंदे को बोलोगे कि भाई एप्रिलिया खरीदो, तो क्यों खरीदेंगे वो? थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, दिमाग चलाओ, और मेरी तरह सीधे 1000 RR लो। हाँ भाई, तो बता दो 2.5 लाख में थोड़े पैसे मिलाने से कौन सी सुपर बाइक आती है? हाँ, अब ठीक है, मैंने मान के चलो मैंने 10-12 लाख रुपए जमा करके तुम्हारे जैसी सेकंड हैंड सुपर बाइक ले भी लिया, तो क्या उसका पेट्रोल का खर्चा दोगे तुम? जितना ये गाड़ी 1 लीटर में जाती है ना, उसके लिए उस सुपर बाइक की पूरी टंकी लग जाएंगी। उतना पैसा कौन दोगे? सूरज वर्मा देगा, है ना? सर्विसिंग के चार्जेस कौन देगा? सूरज वर्मा देगा। इसका अगर इंजन ऑयल की मैं बात करूँ, 1 लीटर लगता है इसमें इंजन ऑयल। यामा ल्यूब का जो है ना, उसकी प्राइस करीब 550 के आसपास है। और अगर तुमको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका ड्रेन इन पीरियड लंबा हो, तो तुम मोटूल का डलवा सकते हो या ये R15 में। उसका प्राइस कुछ 750 के 800 के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल है यामा ल्यूब से। लेकिन भाई जब अगर सुपर बाइक की बात करें हम, कि उसके अंदर इंजन ऑयल डालना है मोटोल का 10W50, ये ग्रेड रहता है इंजन ऑयल का, तो भाई उसमें 4 लीटर डीजल बोल रहा हूँ मैं, 4 लीटर इंजन ऑयल लगता है। अब उस 4 लीटर इंजन ऑयल की प्राइस पता है तुम्हें कितनी? 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं उस इंजन ऑयल को डालने में। और फिर भाई बोलते हैं कि भाई पैसे जमा कर लो, सुपर बाइक ले लो। बस यही बोलना था मुझे, इतना ही। रिप्लाई देना ज़रूरी है ऐसे कीड़ों को, सो कॉल्ड सुपर बाइकर्स। सुपर बाइक के नाम पर इसको ज़्यादा बाइक्स मालूम ही नहीं है। एक तो मालूम है इसकी ZX10R, हाँ, और दूसरी S1000 RR, हाँ, उसके बाद आती है H2, और फिर इनके ड्रीम बाइक H2R। एक दिन ये खरीदेंगे ड्रीम बाइक, ऐसा ये लोग सोच के चलते भाई। और एक है तो हायाबुसा, हायाबुसा भी नहीं, उसको बूजा बूजा कहते रहते हो भाई। हायाबुसा का एक्चुअल मीनिंग पता है तुमको जापानीज़ में क्या होता? तो हाँ, वो एक कुछ तो फास्टेस्ट बर्ड, वो मतलब है उसका हायाबुसा का, इसलिए वो जापानीज़ में नाम है उसका हायाबुसा। वहाँ पे बुलेट ट्रेन का भी नाम हायाबुसा है, लेकिन ये लोग तो बूजा 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 करते रहते ना। हाँ, सुपर बाइक, इनके भी अलावा सुपर बाइक्स रहती है भाई। CBR 1000 RRR का नाम सुने हो कभी? हाँ, तुम्हारी ZX10R को पीछे करने के लिए उसका चौथा गियर ही काफ़ी है। चौथे गियर में 299 मारती है वो। लेकिन अब तुम्हें पता ही नहीं है भाई CBR 1000 RRR नाम की भी कोई बाइक है करके सुपर बाइक। तुम्हें तो सिर्फ ZX10R, BMW S1000 RR और हायाबुसा यही करना आता, और क्या आता? खैर, मैं किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहा भाई, अगेन बोल रहा हूँ मैं, सारी बाइक्स अच्छी होती है। बस इन जैसे लोग अच्छे नहीं रहते, जो है तो यूट्यूब पे आके करने का रहता उनको, क्योंकि इनके घर में बाथरूम वॉशरूम कुछ नहीं रहता ना। क्या करेंगे अब? सुपर बाइक खरीदने में इतने पैसे लगा दिए, अब बाथरूम बनाने के लिए पैसा नहीं बचा, क्या कर सकते? अब यूट्यूब पे आके चालू कर दिए। तो खैर, वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। कुछ और भी रिप्लाई सुनना चाहते हो इस सूरज वर्मा के लिए, कमेंट करो जल्दी से, उसका भी वीडियो बना दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इसी टाइप के कंटेंट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना। बाकी देखो अब क्या करते तुम।